वर्ष जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। शैलेंद्र जी की जन्म शताब्दी का एक सुनहरा वक्त होगा। कलाकार के लिए जो वक्त निकल गया उस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन हम उसे आगे और वो सम्मान दे पाए जिससे वो छूट गया या इसे नहीं दिया जा सका, ये कोशिश जरूर होनी चाहिए। जयप्रकाश चौकसी जी। जी देखिए, शैलेंद्र तो आम हिंदुस्तानी के दिल में बसे हैं। इससे बड़ा सम्मान तो कुछ हो नहीं सकता। और शैलेंद्र ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंबई के जुहू तट पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन था जी। पृथ्वीराज कपूर उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। वहां शैलेंद्र ने अपनी कविता पाठ किया, मेरा जलता हुआ पंजाब। विभाजन की जो विभीषिका थी उसका वर्णन करने वाली कविता उन्होंने सुनाई। तो वहाँ राज कपूर ने उनसे कहा कि आप मेरे लिए फिल्म गीत लिखें। तो शैलेंद्र ने कहा मैं फिल्मों में गीत नहीं लिखना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो राज कपूर ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि चलिए गीत ना लिखिए, कभी कोई आवश्यकता हो तो मेरे को सेवा का अवसर जरूर दीजिए। कुछ दिनों बाद शैलेंद्र के पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इलाज महंगा था। तब वो राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने उनको पैसे दिए। हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, राज कपूर ने उनको पैसे दिए और कहा कि इस पैसे के साथ कोई शर्त नहीं है, गीत लिखने की या ना लिखने की कोई शर्त नहीं, आप जाइए। जब शैलेंद्र की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनके आत्मसम्मान को ये गवारा नहीं था कि मैंने किसी से पैसे लिए और उसके लिए कोई काम नहीं किया। तब उन्होंने जाके राज कपूर से कहा कि मैं गीत लिखने के लिए तैयार हूँ। उस समय बरसात में केवल एक गीत रिकॉर्ड होना बाकी था। वो गीत शैलेंद्र ने लिखा। वो बहुत ही साधारण गीत था पर वो बहुत लोकप्रिय हुआ। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, ये गीत था। लेकिन देखिए, शैलेंद्र को असली फॉर्म उस समय मिला जब आवारा के गीत लिखने के लिए कहा गया जी। क्योंकि शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा के थे, राज कपूर वामपंथी थे, ख्वाजा अब्बास वामपंथी थे। तो आवारा में सचमुच में शैलेंद्र का गीतकार स्वरूप पूरी तरह से उभर के सामने आया। टाइटल सॉन्ग में आवारा हूँ, खाड़ी के देशों में और रूस में भी आम आदमी गुनगुनाने लगा। तो शैलेंद्र की विशेषता ये रही है कि उन्होंने फिल्म में जो पात्र की मनस्थिति है उसको देश के हालात से जोड़ के गीत लिखे। जैसे अमैया चक्रवर्ती की फिल्म है सीमा जी। सीमा के पात्रों की जो उलझन है उसको राष्ट्र से शैलेंद्र ने इस तरह से जोड़ा कि पंख है घायल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, अब तू ही हमें बता किस दिशा से आए हम। तो उन्होंने ये देखिए, वो कह रहे हैं कि आंख धुंधली है, पंख घायल है। 200 साल की गुलामी जिस देश ने की है उसके पंख तो घायल होंगे, उसकी आंख तो धुंधली होगी ही ना जी। फिर वो कह रहे हैं कि बताइए कौन दिशा से आए हम। प्रगति का रास्ता क्या है? 2 रास्तों में को एक चुनना है, या तो समाजवादी समाज की रचना करना है या पूंजीवादी समाज की रचना करना। तो शैलेंद्र की ये विशेषता है कि फिल्म के पात्र की मनस्थिति। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, फिल्म के पात्र की मनस्थिति को वो राष्ट्र और समाज की परिस्थितियों के साथ जोड़ते थे। वो उनका जन्म जालंधर में हुआ परंतु उनके दादा दादी माता पिता सबका जन्म बिहार में हुआ था। तो बिहार के प्रति उनका बहुत लगाव था। और जब वो रेल विभाग में नौकरी करते थे तो इतने सीनियर नहीं थे कि उनको रेलवे का क्वार्टर मिले। तो उन्होंने अपने जीवन के 2 वर्ष बम्बई की झोपड़पट्टी में बिताया है। वो सभी ने आम आदमी के जीवन को निकट से देखा है, इसलिए तो वो इस तरह के गीत लिख पाए जो श्री 420 का गीत है। कि मैं भी हूँ किसी के माँ का नसीब का बेटा, गरीब का बेटा। तो वो
शैलेंद्र को फुल फॉर्म, अच्छा बाद में बताता हूँ, 1956 में जी शैलेंद्र की प्राइवेट कविताओं का संकलन पब्लिश हुआ। उसका नाम ही 56 है क्योंकि उसमें 56 गीत है। अगर वो 56 गीतों को आप पढ़ें तो उनमें उपदेश बहुत दिए गए, गीतात्मकता लय रही है। अगर शैलेंद्र केवल 56 गीतों के वजह से उनको याद किया जाता तो शायद वो भूल गए होते। उनको याद किया जाना उनके फिल्मी गीतों की वजह से। बिल्कुल। और फिल्मी गीतों में भी उन्होंने संगीतकार की बनाई हुई धुन के ऊपर शब्द लिखे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपने मन से गीत लिख देता हूँ, आप धुन बना लेना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने संगीतकार ने धुन दी, डायरेक्टर ने सिचुएशन बताई, उन्होंने गाना लिख दिया। तो उस समय देखिए जितने बड़े फिल्मकार थे, विमल राय के लिए शैलेंद्र गाने लिखते थे, राज कपूर के लिए लिखते थे, अभैया चक्रवर्ती के लिए लिखते थे, उस काल के बड़े से बड़े फिल्मकार के लिए वो गीत लिखते थे। उन्होंने मधुमती में सब तरह के गाने लिखे, लोक संगीत भी लिखा है और भी कई चीजें लिखी है। तो उनके मन में हमेशा से बिहार की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने की इच्छा थी। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पढ़ी, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, उनको बहुत अच्छी लगी। लवेंदु घोष ने इसके ऊपर कमाल के स्क्रिप्ट लिखी है और इस फिल्म की सारी शूटिंग के समय मैं वहां पर मौजूद रहा हूँ। मोहन स्टूडियो में शूटिंग हुई तब भी वहां मौजूद रहा मैं, और सागर के निकट एक गांव में आउटडोर हुआ तब भी वहां पर मौजूद रहा। सर कोई वाकया जो आपको बहुत आज भी याद आता हो, जो उस वक्त उस दौरान, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने महसूस किया हो, जिसे आप शैलेंद्र को याद करते हुए या उस फिल्म को याद करते हुए? अरे देखिए सुनिए, जब शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण शुरू हुआ तो उनके एक बहुत निकट रिश्तेदार मर्चेंट नेवी की नौकरी से निकाले गए थे जी। उन्होंने शैलेंद्र से कहा कि भाई प्रोडक्शन का सारा काम मैं संभालता हूँ। अब शैलेंद्र ऐसे भी कवि थे, उनको हिसाब किताब में कोई रुचि भी नहीं थी, तो उन्होंने अपने निकट रिश्तेदार को, बहुत निकट रिश्तेदार को सारा ताम झाम दे दिया। वो रिश्तेदार उस समय एक युवती से प्रेम करता था, तो युवती के पिता ने कहा कि भाई तुम्हारा भविष्य क्या है, शैलेंद्र की ये फिल्म चलेगी तो आगे बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा, तो तुम अगर मुझे अपने बैंक में 5 लाख रुपए का डिपॉजिट बता दो तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तब उस रिश्तेदार ने प्रोडक्शन में से पैसे खाना शुरू किए, चोरियां करना शुरू की अपने विवाह के लिए। और फिल्म के बन जाने के बाद जब शैलेंद्र को ये बात मालूम पड़ी तो वो बहुत ज्यादा आहत हो गए। देखिए फिल्म तो बहुत सस्ते में बनी थी, क्योंकि राज कपूर, शंकर जयकिशन किसी ने पैसा नहीं, कम पैसे लिए थे। यहाँ तक कि वहीदा रहमान ने उस जमाने में 5 लाख रुपए लेती थी काम करने का, शैलेंद्र के लिए उन्होंने केवल 2 लाख रुपए लिए थे। तो फिल्म में घाटा होने का प्रश्न नहीं था, पूरे भारतवर्ष के वितरकों ने फिल्म को खरीदा हुआ था, ये घाटा नहीं था जिसकी वजह से शैलेंद्र का मन टूटा। शैलेंद्र का मन ये टूटा कि ये परिवार की तरफ से जो विश्वास टूटा उसने शैलेंद्र को तोड़ दिया। लेकिन सवाल यही है जयप्रकाश चौकसी जी कि राष्ट्रीय सम्मान क्यों नहीं? वो सम्मान के हकदार तो इतना महान कलाकार बनता है। देखिए सम्मान के अधिकारी तो बहुत लोग बनते हैं, पर ये सम्मान दिया जाना वगैरह ये सब राजनीति के खेल है। आम आदमी के मन में शैलेंद्र बसे हैं, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ जी, हेलो जी, कि इस समय भारत में सबसे लोकप्रिय सफल फिल्मकार है राजकुमार हिरानी जी। उनके फोन की कॉलर ट्यून भी यही है, जीना इसी का नाम है, समझे आप? तो शैलेंद्र लोग मन में बसे ना, उनको कोई संस्था सम्मान दे या ना दे ये प्रश्न मेरी दृष्टि में गौण है। तो जब शैलेंद्र का, अच्छा शैलेंद्र जी तीसरी कसम के बाद फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल बनाना चाहते थे, उसकी पटकथा भी लवेंदु घोष ने लिख दी थी, लेकिन जो आहत हुए अपने रिश्तेदार की वजह से उनका मन ही टूट गया। नहीं तो तीसरी कसम में जो नाम मात्र का घाटा हुआ था वो तो वो 10 गाने लिख के पूरे कर सकते थे। बिल्कुल। आपको उसका महत्व क्या है
कि गाइड के सारे गाने लिखे, उन्होंने एक गाना रह गया, सेट लग गया था, सचिन देव बर्मन ने धुन बना ली थी, पर शैलेंद्र की तबीयत खराब थी। तो विजय आनंद ने कहा कि जब तक शैलेंद्र पूरी तरह से सेहतमंद नहीं होते मैं इंतजार करूंगा। तो देवानंद ने कहा बड़े बड़े सेट लग चुके हैं, खर्चा हो रहा है, एक गीत के लिए तुम इंतजार करोगे? तो उनका नहीं, ये पिक्चर हर तरह से शैलेंद्र की है। मैं उनका 1 महीने तक विजय आनंद ने शैलेंद्र का इंतजार किया, 1 महीने तक। यही कमाई इतने महान कलाकार की होती है, जिनके लिए इतने बड़े बड़े फिल्मकार इंतजार करते हों, जिनके लिए उनके दिलों में ये सम्मान। और बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि एक आम इंसान के, एक आम जन में शैलेंद्र आज भी बसते हैं। और यही वजह है कि लोग उनके लिए इस सम्मान की चाहत रखते हैं कि वो सम्मान बिहार सरकार की तरफ से उन्हें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जी जयप्रकाश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों पे हम है या ना।